Dear students, open your book reading a novel Kanthapura, and this is page number 221. In this lecture, I am taking the topic sentence and its types given at the page number 221. Let's read. Dear students, if we define a sentence in a traditional manner, it's a group of words, and if these words are put together in a specific structure, they give out a complete thought and meaning. Let's see the group of words we read above. प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य को यदि पारंपरिक तरीके से डिफाइन करें तो इसकी परिभाषा यह बनती है कि वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जिन्हें यदि एक विशेष स्ट्रक्चर यानी पैटर्न में रखा जाए तो वे कंप्लीट थॉट यानी पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं, जैसा कि उपरोक्त लिखे शब्दों के समूह में ऐसा ही कुछ होता है. लेट मी रीड द सेंटेंस. The boys are playing in the field like a herd of deer. लड़के हिरणों के समूह की तरह खेल रहे हैं. This sentence gives out a sense, or this sentence conveys full meaning, that is complete meaning. So it's a sentence. इस सेंटेंस का अपना पूरा अर्थ है, अपना पूरा मतलब है, पूरा मीनिंग है. लड़के हिरणों के समूह की तरह खेल रहे हैं. Let's read next group of words. The boy deer like a herd playing in the field. It's just a group of words and it does not convey any meaning because it has no grammatical structure. उपरोक्त शब्दों का समूह सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है, क्योंकि इनको ग्रामेटिकल ऑर्डर में या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में नहीं रखा गया. The third group of words, change ideas, sing furiously, may be called in a grammatical structure, but the word selected here gives out no meaning or sense. देखने में तो इस शब्दों के समूह में ऐसा लगता है कि जैसे ग्रामेटिकल ऑर्डर में शब्दों को रखा गया है, परंतु ग्रामेटिकल ऑर्डर होने के बावजूद भी इसे सेंटेंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शब्दों को ऑर्डर में रख दिया गया है परंतु उसके बावजूद इनका अर्थ नहीं निकलता. तो ज़रूरी नहीं है कि जो शब्द ग्रामेटिकल ऑर्डर में या स्ट्रक्चर में रखे जाएं वो भी पूर्ण मतलब देते हैं, ये डिपेंड करता है. सो अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्ट्रक्चर्ड इन ए बेसिक ग्रामेटिकल ऑर्डर and it gives a complete sense. We can conclude that a sentence is a group of words, number one, and it has basic grammatical unit. It means the words are placed properly in a grammatical order, and third characteristic is that those words should give full meaning. Then it would be called a sentence. And on the basis of this we can say change ideas, sing furiously. This is not a sentence, although it has two characteristics of a sentence. It's a group of words and the words have been structured in a grammatical order. But in spite of that, it's lacking in complete sense. So it's not a sentence. ये जो शब्द हैं change ideas, sing furiously, इसमें सेंटेंस की दो बातें तो हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और स्ट्रक्चर भी है, ग्रामेटिकल ऑर्डर भी है इन शब्दों में, परंतु कंप्लीट मीनिंग नहीं है. तो एक फीचर मिसिंग है, इसलिए इसे सेंटेंस नहीं कहा जाएगा. तो सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और कंप्लीट थॉट और मीनिंग, ये तीन फीचर्स अगर हों तो सेंटेंस कहा जाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट ए सेंटेंस. नाउ वी कम टू अनदर फीचर्स ऑफ ए सेंटेंस. सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा नंबर वन सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. She writes a good poem. In the above sentence, she is the subject and writes a good poem is the predicate. स्टूडेंट्स, आपने लोअर क्लासेस में अवश्य पढ़े होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, तो इसमें बता देता हूँ. शी राइट्स लेटर में शी सब्जेक्ट है और जो भी शब्द बच जाते हैं सब्जेक्ट को छोड़ के, दैट इज प्रेडिकेट, वो प्रेडिकेट में आते हैं. राइट्स लेटर प्रेडिकेट है. Sentences convey meaning only within specific structure or patterns.
वाक्य तभी मीनिंग देते हैं यदि शब्दों को एक विशेष स्ट्रक्चर या पैटर्न में रखा जाता है। लेट्स टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक। चलो आपकी बुक से ही कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैड कट माई हेयर। सेकेंड सेंटेंस, आई हैड माई हेयर कट। थर्ड सेंटेंस इज हैड आई माई हेयर कट। These three sentences have almost the same words, but the sequence of the structures in each sentence has been changed. This is the reason that all these sentences convey different meaning. उपरोक्त तीनों वाक्यों में लगभग सेम वर्ड्स हैं, वही शब्द हैं, परंतु वर्ड्स की सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया है, इसलिए तीनों सेंटेंसेस में मीनिंग डिफरेंट है। तीनों सेंटेंस के अर्थ बिल्कुल भिन्न हैं। The first two sentences end up at full stop. पहले दो वाक्य फुल स्टॉप पे एंड अप हो रहे हैं, while the third one ends up at an interrogation sign. जबकि तीसरा सेंटेंस इंटरोगेशन साइन पे एंड अप होता है। When the sentence with interrogation sign will be spoken, it will have a different tone as compared to the tone given to the first two. जब कोई सेंटेंस इंटरोगेशन साइन पे एंड अप होता है तो उसकी टोन में अंतर आ जाता है। जो पहले दो सेंटेंस है उनकी टोन अलग होगी और तीसरे सेंटेंस की टोन डिफरेंट हो जाती है क्योंकि वो इंटरोगेटिव साइन पे एंड अप हुआ। लेट्स डिस्कस हाउ द फर्स्ट टू सेंटेंसेस आर डिफरेंट इन मीनिंग। चलो अब डिस्कस करते हैं कि पहले दो वाक्यों में अर्थ में अंतर कैसे आया, या देखेंगे कि किस तरह से शब्दों की सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया तो उनके मीनिंग्स में अंतर आ गया। पहला सेंटेंस लेते हैं, आई हैड कट माई हेयर। बाय लिसनिंग और रीडिंग दिस सेंटेंस वी कम टू नो दैट इट्स आई द सब्जेक्ट who himself had cut his hair in the distant past. इस वाक्य में ऐसा प्रतीत होता है कि आई जो सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, उसने अपने बाल स्वयं काटे। इन द सेकंड सेंटेंस, आई हैड माई हेयर कट, द सब्जेक्ट आई इज नॉट द डूअर ऑफ एक्शन हियर। इस वाक्य में आई जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, मतलब उसने स्वयं अपने बाल नहीं काटे बल्कि किसी और को हायर किया, किसी बार्बर को कहा कि वो उसके बाल काट दे। Obviously, the person I did not cut his hair himself, but he gave the task of cutting his hair to someone else. Obviously, that will be a barber. In the third sentence, the speaker I is asking himself if he had had his hair cut. क्या उसने अपने बाल कटवाए थे? इस सेंटेंस में स्पीकर खुद अपने आप से प्रश्न कर रहा है कि क्या उसने अपने बाल कटवाए थे। Dear students, I hope you must have understood the sequence of the words in a sentence and how the meaning changes with the change in the sequence of words and it leads to difference in meaning. प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्ड्स की सीक्वेंस में अगर बदलाव कर दिया जाए तो सेंटेंस के मीनिंग में किस प्रकार से अंतर आता है ये आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। Now I am going to tell you about the constituents of a sentence. अब मैं आपको सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताता हूँ। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस में, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन योर स्कूल क्लासेस यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द parts of speech like noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjections. प्यारे बच्चों, आपने अपनी लोअर क्लासेस में स्कूल लेवल पे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो खूब अच्छी तरह से समझा भी होगा, जाना भी होगा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। These are 8 in number. आप जानते हैं कि ये 8 होते हैं कुल मिला के। But here we shall talk about noun phrase, verb phrase rather than noun और verb. यहाँ पे हम नाउन फ्रेज की बात करेंगे, वर्ब फ्रेज की बात करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की बात नहीं करेंगे। इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नाउन फ्रेज बिकॉज वेरी ऑफन नाउन्स आर यूज्ड विद आर्टिकल्स और अदर डिटर्मिनर्स। आप जानते ही होंगे कि नाउन अकेले बहुत ही कम आते हैं, वो किसी न किसी डिटर्मिनर को या आर्टिकल को अपने साथ रखते हैं, जबकि आर्टिकल्स ए एंड डी भी डिटर्मिनर्स में आते हैं और ये सारे डिटर्मिनर फंक्शनल वर्ड्स होते हैं एंड दे ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज, सम बॉयज,
4 boys, this boy, that boy, both the girls, etc. The simple structure of a sentence is NP plus VP. Here NP is a noun phrase whereas VP is a verb phrase. For example, the following sentence birds fly can be shown as birds noun phrase, fly verb phrase. This structure of NP plus VP can be found in a clause also, but clauses are always parts of sentences. If a clause is independent in meaning, having the structure of NP plus VP, it is just a simple sentence.